नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। बड़ी खबर में आज सबसे पहले आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव के बारे में, जिसके लिए नामांकन के आज आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दतिया के हाई वोल्टेज दंगल में आशुतोष तिवारी के साथ सीएम मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा भी दिखाई दिए। इसके साथ ही ये संदेश दिया गया कि बीजेपी में अब सब ऑल इज वेल है। नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी ने दतिया में एक जनसभा भी की। हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष दतिया में आशुतोष तिवारी के नामांकन के बाद जनसभा में नरोत्तम मिश्रा को भी बोलने के लिए मंच पर बुलाया गया। बोलते बोलते नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए, उनका गला भराया। उन्होंने कहा कि 30 साल में पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और इस बार भी वो दतिया सीट जिताने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। अरे कांग्रेस के लोगों काम बताओ और वोट मांगो। हम अपने काम बता रहे हैं, तुम अपने बताओ। नहीं, भाजपा में बड़ा अंतर विरोध है। मैं आपको सच बता रहा हूं, दतिया के मालिक को पार्टी ने बहुत दिया है। 30 साल तक जो पार्टी विधायक बना के रखेगी, जो पार्टी 15 साल तक मंत्री बना के रखेगी, और क्या चाहिए पार्टी से? रात दिन भाजपा की सेवा करके, पूरी सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा, एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, को जिताऊंगा। धन्यवाद। और सभा में ही सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि देश में कांग्रेस अब लापता होती जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिन में सपने देख रही है जो कभी पूरे नहीं होंगे। दतिया में जीत बीजेपी की ही होगी। हमारी पार्टी के लिए ये चुनाव, नरोत्तम जी ने सही कहा कि ये चुनाव हमारा राजा और रंक का चुनाव। ये बात सही है। कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता सदैव जमीन पर टिकने वाली होती नहीं। उनकी जमीन उनको मालूम नहीं, लेकिन सारा आसमान खरीदने की बात करते हैं। पूरे देश में आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाए माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। पूरे देश से धीरे धीरे करके आगे कांग्रेस 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस लापता हो गई। अब तो कई राज्यों में, हमारे राज्य में 20 साल से, गुजरात में 25 साल से, असम में 15 साल से, अब तो जहां भाजपा जीतती है, भाजपा के अलावा कांग्रेस का अता पता नहीं लगता। लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया। भाई है कि मानते ही नहीं। अभी भी वही सारे नाटक जो इनके नाना ने किया, इनकी नानी ने किया, उसके बाद में इनके पापा, मम्मी, भैया सब एक लाइन में। सारी की सारी जनता जैसे दो रोटी खाती नहीं है, सबको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तो वहीं नामांकन से पहले इंडिया टीवी से खास बातचीत में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दतिया में बीजेपी की जीत 100% तय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है, लेकिन आशुतोष और नरोत्तम जी साथ मिलकर कांग्रेस को करारी शिकस्त देंगे। नगर पंचायत के दतिया उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव जी यहां पर पहुंचे हैं और प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी भी दिखा दिए हैं और जिलाध्यक्ष जी भी दिख रहे हैं। सर, कितनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं तमाम घटनाक्रम? 100% हमारी अपनी दतिया में पीताम्बरा मां का आशीर्वाद रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा विजय का परचम लहराया गया है। बीते चुनाव में एक बार जरूर हमारे हाथ से छूटा था, लेकिन मैं पूरा भरोसा के साथ नरोत्तम जी और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और कांग्रेस को यहाँ पराजय का मुंह दिखाएंगे। पर कांग्रेस को तो जो बीते दिनों कुछ घटनाक्रम हुआ उसके चलते कांग्रेस को लग रहा है जीत उनकी है। फूट बगावत कांग्रेस का मुगालता गुब्बारे की हवा की तरह हवा हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा नरोत्तम जी और हम लोग सब ताकत से यहाँ हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी की जीत में हम सब शामिल होंगे। आखिरी सवाल ये कि दतिया में हमने देखा विकास बहुत हुआ है, मेडिकल कॉलेज भी है, यहाँ पे एयरपोर्ट भी बन गया है। अब मोहन यादव जी के मन में क्या रोड मैप है दतिया को लेकर? ने ये जो भ्रम फैलाया था कि हम जनता की सेवा करेंगे,
जाने क्या क्या बोला था, लेकिन बीते चुनाव में कांग्रेस ने जीतने के बाद जो जनता में निराशा फैलाई है, उसके कारण से जनता उसका बदला लेना चाहेगी। और ये बात सही कि दतिया का विकास माननीय नरोत्तम जी 2008 के बाद से जब यहाँ से आए हैं जीतने के लिए, और जिस प्रकार से यहाँ विकास हुआ, एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज है, हर क्षेत्र में हर एक स्थान से जहाँ भी आओ विकास की अगर कहीं से हवा आती है तो बीजेपी के शासनकाल की आती है। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आशुतोष तिवारी और वो छोटे बड़े भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं नरोत्तम मिश्रा। संकट पूजक कहे जाते थे, संकट भी आए लेकिन टल जाता। सर क्या कहेंगे, दो भाई साथ साथ हैं? दोनों भाई साथ साथ, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं, पर कांग्रेस तो इसी का फायदा उठाने की सोच रही। जो बीते दिनों हुआ उनको लग रहा है कि आपसी फूट थी और मुस्कुराहट तो कहीं से। मैं फूट बोलूंगा अभी मंच से कैसी थी, आप भी सुनना, उसको चलाना जरूर। पर अभी तक नारे लगते थे कि दतिया का नेता कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो। नारे में बदलाव है अब। वास्तव जैसा हो, दोनों भाई हैं, छोटा भाई बड़ा भाई। छोटा भाई बड़ा भाई, तो कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सब राई रत्ती दिक्कत नहीं, दम से काम करेंगे, मजा बांध देंगे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने भी नॉमिनेशन से पहले इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान आशुतोष तिवारी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा हमारे अभिभावक की तरह हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। नरोत्तम मिश्रा से रोजाना फोन पर बात हो रही है और नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ खड़े हैं। भी है, जनता में भी है। दतिया में 48 घंटे पहले नाराज जो कैडर है उसकी बगावत देखी, आक्रोश देखी। अब ऐसे जो बिखरे हुए कार्यकर्ता है, वो नाराज कार्यकर्ता है, उन्हें कैसे साधेंगे आशुतोष तिवारी? देखो, आपने इसमें जो एक बात जोड़ दी कि जो नाराज कैडर है, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। और इसलिए आप यह जानते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि शेष अन्य सभी राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल अलग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अन्य राजनीतिक दलों में उनके कार्यकर्ता को उनके मन की बात कहने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से हमेशा अपने सहयोगी कार्यकर्ता को ये छूट दी जाती है कि आपके मन में अगर कोई बात आ रही है तो आप उसका जिक्र करिएगा। तो मन में बात आती है आशुतोष जी, वो तो सड़कों पर उतर आए, 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आपकी जिसको मंदिर मानते हो आप लोग, पार्टी कार्यालय, उसको कब्जे में ले लिया। खुद इंडिया टीवी लगातार रहा, ऐसे में इतनी नाराजगी थी। अब यही नाराज कार्यकर्ता तो सामने है। मालिक थोड़ी कब्जे में लेता है, कार्यकर्ता ही मालिक होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर अपने कार्यालय पर बैठ रहा है आत्मविश्वास के साथ और वो कह रहा है ये हमारा कार्यालय है, तो यही तो वैचारिक प्रतिबद्धता, उसे लगता है ये हमारा मंदिर है। और स्वाभाविक रूप से मनुष्य का स्वभाव जब रहता है तो एक भावनात्मक उबाल आता है। पर अभी यह भी सच है कि आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारा अपना सौभाग्य इस बात को लेकर के भी है कि हमने उनके साथ में लंबे समय से काम किया है। हमारे अपने जीवन व्यवहार में तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके अनुभव के कारण मुझे सीखने को मिली हैं। हमारे अभिभावक बतौर है, मैं आपको बताऊं, 2003 में ग्वालियर ग्रामीण में पूर्णकालिक के नाते कार्यकर्ता था। तो चुनाव जब वो लड़े थे डबरा से, मैं उस समय डबरा गिर्द से ब्रजेंद्र तिवारी जी लड़े थे और डबरा से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी लड़े थे और भांडेर से कमला पतार जी लड़े थे। पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते एक जो वहां संयोजन की व्यवस्था थी वो मेरी थी, उनके साथ रहा हूं, मैं काम किया है, उनसे सीखने को मिला है और इसी कारण बहुत आत्मीयता का रिश्ता है। पिछले 3, 4, 5 दिन से लगातार फोन पर बातचीत करना, पूछना कैसा क्या चल रहा है। आपकी बात हुई है अभी? हाँ, मेरी बात। कब बात हुई आपकी? आखिरी बातचीत जो है अभी कब हुई? मेरी कल भी हुई है, परसों भी हुई है। वहीं दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार और 2 बार के विधायक रह चुके घनश्याम सिंह का कहना है कि वो नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन अब उनके मैदान में ना उतरने से उनको पहले ही बोनस पॉइंट मिल गया है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर बीजेपी में बचे बवाल पर घनश्याम सिंह ने कहा कि मनमुटाव सभी पार्टियों में होता है, लेकिन कांग्रेस के लोग ऐसे कभी सड़कों पर नहीं उतरे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त घनश्याम सिंह जी। सर, सबसे पहला सवाल, जो असंतोष बीजेपी में दिखा, कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, बीजेपी कार्यालय पर कब्जा किया,
इस बगावत के सहारे घनश्याम सिंह जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि वहां तो विद्रोह हो चुका है, या कोई प्लान है? देखिए, चुनाव तो पहले ही लड़ने जा रहा था मैं, और नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ ही लड़ने जा रहा था। कहीं कोई डर भय नहीं था। चुनौती थी, लेकिन उसका सामना करते, उनको भी हराते। ये तो परिस्थिति अचानक निर्माण हो गई। इसके भय पे, इसके बल पे थोड़ी मैं चुनाव लड़ने आया था। ये तो एक बोनस मिल गया, एक्स्ट्रा फायदा मिल गया हमको। भाजपा को कहा जाता था कि पार्टी विथ अ डिफरेंस, तो समझ में आ रहा है कांग्रेस के लोग तो कभी ऐसे सड़कों पे नहीं उतरे। मनमुटाव भी होता है, गुटबाजी भी रहती है, हर पार्टी में रहती है, लेकिन ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस में कभी नहीं हुआ जो भाजपा में हुआ। तो दिस इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। जैसे ही टिकट मिला, आपने एक बात कही कि नरोत्तम मिश्रा रहते तो स्ट्रॉन्ग दावेदार थे, आशुतोष तिवारी को कोई नहीं जानता। ये कुछ अहंकार जैसी भाषा तो नहीं है? किसमें? मेरे में? कि एक आशुतोष तिवारी के लिए। देखिए, अब आप कहेंगे, आप इसको अहंकार कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वस्तु स्थिति है। आशुतोष तिवारी जी की जो मानसिकता है, नरोत्तम मिश्रा जी से कम डिक्टेटोरियल नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी से ज्यादा ही सिद्ध होगा। वो सेवड़ा से टिकट चाह रहे थे, पिछले कुछ साल से काम कर रहे थे। आप सेवड़ा में जाके देख लीजिए, खासतौर से इंदरगढ़ में, जहाँ के उनके मौसी के लड़के सुरेंद्र भदौलिया जी को उनने जिला भाजपा अध्यक्ष बनाया था। उनके कारनामे देख लीजिए, और उनके पीछे कितनी आशुतोष तिवारी जी की बैकिंग थी, ये देख लीजिए। उनके जब आप कह रहे हैं कि डिक्टेटोरियल दोनों थे, दोनों डिक्टेटरशिप करते थे, तो फिर कमजोर कैसे हुए कि आपने बोला कि वो नरोत्तम जी? नहीं, कमजोर देखिए, वो मानसिकता की बात है। नरोत्तम की जगह वो होते, इतने पावर में होते तो और ज्यादा नुकसानदायक होते, ये मैं कह रहा हूँ। आशुतोष तिवारी जी की वो इतना पावर उनको नहीं था। केवल एक भाजपा का जिला अध्यक्ष था उनके पास, विधायक सेवड़ा में कांग्रेस का था, मैं था। जितना वो कर सके उतना उनने सब किया। वो मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता। लूट खसोट दमन जितना यहाँ हुआ उतना ही वहां हुआ। केवल फर्क इतना था कि यहाँ वाले ज्यादा पावर में थे, आशुतोष तिवारी जी इतने पावर में नहीं थे डायरेक्टली, इसलिए वो ज्यादा नहीं कर पाए। उनको यहाँ मौका मिलेगा। मान लीजिए अभी वो जीत गए उपचुनाव में, उनकी सरकार है, वो मंत्री बन गए नरोत्तम जी की जगह, उतने ही पावरफुल। तो मैं बता रहा हूँ, जनता की, दतिया की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। ज्यादा दमन होगा, ज्यादा शोषण होगा, ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। दतिया से कांग्रेस की सीट पर घनश्याम सिंह चुनावी मैदान में है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि इस बार दतिया में घनश्याम सिंह 25,000 वोटों से जीतेंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि अगर इस बार नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते तो वो डबल मार्जिन से चुनाव हारते। कांग्रेस के सामने चुनौती तो है, इस भीतराघात के भरोसे जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है, उसके भरोसे चुनाव लड़ेगी, या कोई प्लान चेकआउट किया है जीतू पटवारी ने? पहले जो पुराने मंत्री जी थे, जो पिछली बार चुनाव हारे थे, अगर इस बार लड़ते तो डबल से हारते। और अभी पार्टी 25,000 वोट से यहाँ चुनाव जीतेगी। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी के अंदर क्या झगड़ा है, सवाल ये है कि लोग मध्य प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दतिया की जनता को अवसर मिला है मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का, अराजकता अहंकार के खिलाफ खड़े होने का। पूरे देश में नैरेटिव है, ये माँ पीताम्बरा माई की धरती है। पूरे देश में एक ही भावना है कि चढ़ावे पे चोरी करने वाले लोगों को जिताएं, आस्था के साथ अत्याचार और अन्याय करने वालों को जिताएं, या आस्था की चोरी करने वालों को जिताएं, या न्याय करें। दतिया की जनता न्याय करेगी। तो ये जो नाराजगी आपको दिखाई दी है, ये किसके लिए थी नाराजगी? जो बीजेपी की तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। किसने करवाया, क्यों करवाया, कैसे करवाया, किस लिए करवाया। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना किस तरीके से रोल प्ले करना चाहते हैं, यहाँ के पूर्व मंत्री हैं। बीजेपी के अंदर जिस तरह की अराजकता है, अकल्पनीय है। एक दूसरे पर अविश्वास पराकाष्ठा से ऊपर है। मैं मानता हूँ ये किसी भी प्रदेश के सत्ताधारी दल में इस तरह का असंतोष प्रदेश को नुकसान करता है। आपको नहीं लगता कि सिंपैथी वेव एक चल जाती है कि भाई इतने बड़े कद्दावर नेता को टिकट नहीं दिया, तो वो सिंपैथी वेव भी चल सकती है? आपको लगता है ऐसा? बात है, ये क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये तो वक्त बताएगा, पर हम आपको ये कह रहे हैं हम 25,000 से जीतेंगे। दतिया में बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आजाद समाज पार्टी की ओर से दामोदर यादव उपचुनाव की लड़ाई में शामिल हैं। दामोदर यादव ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। साथ ही कांग्रेस नेताओं के द्वारा उनको बीजेपी की बी टीम कहने पर भी जोरदार पलटवार किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कांग्रेस इस बार उनको अपना उम्मीदवार बनाना चाहती थी। दतिया उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव के चुनाव लड़ते ही मुकाबला
त्रिकोणीय हो गया है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और बड़ा सिरदर्द भी बन सकते हैं दामोदर यादव कांग्रेस और बीजेपी के लिए, पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के तमाम वोटर्स को देखकर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दामोदर यादव जी। कांग्रेस ने तो आपको बी टीम कह दिया है। देखिए, कांग्रेस का यही काम है, जब भी देश में कोई तीसरी ताकत देश में, प्रदेश में, जिले में कहीं भी खड़ी होती है तो उसके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि ये मैं इस पे यही जवाब दूंगा, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। खुद तो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहे, न केंद्र में, न प्रदेश में, न दतिया के अंदर। तो अगर कोई नया दल तैयार होता है तो उसको बी टीम कहना उनके लिए आसान है। और दतिया से अनुराग अमिताभ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनुराग, ऑल इज वेल तो दिख रहा है बीजेपी की सभा में मंच पर, लेकिन 2 दिन पहले यहां पर बवाल मचा हुआ था। क्या सब कुछ ठीक है? नरोत्तम मिश्रा अब खुश हैं? नरोत्तम मिश्रा सेटिस्फाइड है जो पार्टी की तरफ से उन्हें कहा गया? और इसके साथ साथ सच में क्या वो आशुतोष तिवारी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे? ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है ये? देखिए, इंडिया टीवी इस वक्त उसी मंच के सामने खड़ा है जहां पर कुछ देर पहले भावुक होते हुए दिखाई दिए नरोत्तम मिश्रा। इसी मंच से सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने उन्होंने उद्बोधन दिया और कहा कि ये ना समझें कि कार्यकर्ता अकेले हैं, वो घर घर जाएंगे, हर घर की चौखट पे जाएंगे और शीश नवाएंगे और वोट मांगेंगे आशुतोष तिवारी के लिए और उन्हें जिताएंगे। और ये कहते कहते वो भावुक हो पड़े। ये वो शख्स भावुक हुआ जिसे संकट मोचक कहा जाता था। नंबर 2 रहे शिवराज सिंह चौहान के पूरे कार्यकाल में, ऑपरेशन लोटस जैसा एक कारनामा किया, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया। अब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर आकर, जहां पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, तमाम मंत्री गण मौजूद थे, उन सबके सामने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश की है। भावुक होते ही ये संदेश गया भी है कि भावनात्मक जुड़ाव अभी भी है उनका बीजेपी के साथ, अगर जिएंगे तो मरेंगे भी बीजेपी के साथ। तो जिस भीतराघात की उम्मीद कर रही है कांग्रेस की, भीतराघात होगा। नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं को समझाइश देंगे बैक ऑफ करने की, और क्रॉस वोटिंग होगी जैसा कि इंडिया टीवी ने पूछा आशुतोष तिवारी से। लेकिन मुझे लगता है कि 2 दिनों तक लगातार चले मंथन के बाद, चाहे मुख्यमंत्री निवास में बुलाया गया हो नरोत्तम मिश्रा को, या कल जिस तरीके की दिल्ली की यात्रा रही हो, हालांकि उन्होंने बोला बड़े नेताओं से मैं नहीं मिला हूं, लेकिन निश्चित तौर पर समीकरण बदले हैं और वो उस मोड पर आए हैं जिसे सेफेस्ट मोड कहा जा सकता है नरोत्तम मिश्रा के लिए, क्योंकि अभी जो है कहानी रुकी नहीं है। ये इस तरीके का संदेश देने की नरोत्तम मिश्रा को कोशिश की है, बावजूद इसके जिस तरीके का विद्रोह किया गया है, उनके समर्थकों द्वारा बगावत की गई है कैडर बेस पार्टी के लिए। अकेले मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ा सवाल उठा कि इस तरीके का विद्रोह जो अमूमन कांग्रेस और दूसरी पार्टी में देखा जाता था टिकट को लेकर, नरोत्तम मिश्रा के कारण वो विद्रोह उनके समर्थकों ने जताया दतिया में महज एक सीट न मिलने के चलते। तो 2 दिन तक उन्हें समझाइश दी गई, उनके मन में भाव, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी, बिना उनके निर्देश और आदेश के बाद इस तरीके का कृत्य उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने किया, जिससे पूरे देश में कहें तो बीजेपी को एक अलग चाल चरित्र चेहरे की बात करती आई है, लेकिन वो चाल चरित्र चेहरा तीनों दतिया से बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। बहरहाल अब जब मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद एक फ्लाइट से लेकर अपने साथ आए हैं नरोत्तम मिश्रा को, साथ में हमने देखा जिस जिला अध्यक्ष ने, दतिया के जिला अध्यक्ष ने, रघुवीर सिंह ने रिजाइन दिया था, तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ तमाम बूथ के लोगों ने रिजाइन दिया था, जिला पंचायत से लेकर जनपद अध्यक्ष समेत तमाम लोगों ने जो रिजाइन दिया था, आज इसी मंच पर इन्हीं कुर्सियों में तमाम वो कार्यकर्ता बैठे आए जो बीते 15 सालों से दतिया का एक ही नेता, दतिया का नेता कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो का नारा लगाते आया था। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने, जब इंडिया टीवी ने पूछा कि इस तरीके का नारा लगता था, अब इस नारे में क्या बदलाव होगा? अनुराग, ये बदलाव 2017 में आ ही गया जब नरोत्तम मिश्रा वहां से चुनाव हारे, और घनश्याम सिंह कितनी बड़ी चुनौती आशुतोष तिवारी के सामने है, क्योंकि उनका ये पहला चुनाव है। और वहां का जाति समीकरण क्या कहता है, क्योंकि ब्राह्मण वोट भी वहां पर है, लेकिन उससे ज्यादा वोट अनुसूचित जाति का है। देखिए, मैं आपको बताऊं, घनश्याम जो सिंह हैं दतिया राजघराने से आते हैं, 2 बार पहले भी विधायक
रह चुके हैं। 3 साल 2008 के बाद नरोत्तम मिश्रा यहां पर आए और उन्हें करारी शिकस्त मिली। 2008 में जो शिकस्त मिली थी घनश्याम सिंह को, उसकी वजह थे जो तत्कालीन अभी कांग्रेस के जो विधायक थे जिनका चुनाव अभी निरस्त किया गया है, वो राजेंद्र भारती उस समय बसपा से लड़े थे। ये उन्होंने हमें इंटरव्यू में भी बताया। तो घनश्याम सिंह वापस से मैदान में आए हैं, दतिया राजघराने के हैं, महाराज रहे हैं। बीजेपी यही कह रही है कि महाराज वर्सेस आम जो कार्यकर्ता है, आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में आम घर का लड़का है, उसे हमने खड़ा किया है। अब बात आती है जातीय समीकरण की। तकरीबन 2,05,000 जो वोटर्स हैं, 65,000 तकरीबन मान लीजिए सवर्ण वोटर हैं। इसके अलावा तकरीबन जो 1.5 लाख से ऊपर वोटर है वो ओबीसी और पिछड़े वर्ग का है। इस ओबीसी और पिछड़े वर्ग पर सबकी नजरें हैं। दामोदर तिवारी तीसरा एक्स फैक्टर के रूप में आया, जिसके कारण कहा जा रहा है त्रिकोणीय फैक्टर है। जो आजाद समाज पार्टी काशीराम चंद्रशेखर की पार्टी से जो है दामोदर यादव, जो सेवड़ा से पिछला चुनाव लड़े थे, इसके पास की विधानसभा 30,000 वोट पाए थे, बीजेपी से सिर्फ 10,000 कम, वो यहां से मैदान पर हैं। और खुला उनका दावा है कि जो बीजेपी ने वोट दिया है, वो जिस प्रत्याशी को दिया है उसके 30-35 हजार वोटर हैं, और जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया है घनश्याम सिंह, उसके 10 से 15 हजार वोट हैं। लेकिन मैं जहां खड़ा हूं, जिस जगह से खड़ा हूं, उसके सामने 1.5 लाख वोटर हैं अनुसूचित जाति और ओबीसी। तो जातीय समीकरण अगर ये बात करें तो दामोदर तिवारी अपनी तरफ खींचते हुए दिखाई देते हैं कि ओबीसी और पिछड़ा वर्ग मिले। लेकिन समझा जा सकता है बी टीम क्यों कह रही है कांग्रेस दामोदर यादव को। इसलिए कह रही है बी टीम क्योंकि जो वोट कांग्रेस की तरफ जाने थे वो निश्चित तौर पर अब बटकर, चाहे वो यादव वोटर हो या जो एससी या एसटी वोटर हो, वो खिंचकर दामोदर यादव की तरफ भी जाएंगे और कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी के पक्ष में होगा। तो बीजेपी विन विन सिचुएशन में इस कारण से मानी जा रही है। दामोदर यादव जो तीसरा फैक्टर है वो खड़ा हुआ है, प्लस घनश्याम सिंह जो है एक राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, महाराज रहे हैं, 2008 के बाद लंबा कार्यकाल हो गया है। प्लस तीसरा जो नायक जो अश्वजी नायक जो प्रत्याशी रहे थे, बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, अब वो उनकी नाराजगी भी दिख रही है, वो भी टिकट के प्रत्याशी थे। तो कांग्रेस में जो भीतराघात की परंपरा लंबे समय से चलती आ रही है वो एक बार फिर से दिखाई दे रही है। राजेंद्र इन भारती सब फैक्टर्स के साथ साथ अनुराग एक और फैक्टर है वो नरोत्तम मिश्रा, और क्योंकि पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द ही है, उन्होंने यहाँ तक नामांकन पत्र भी ले लिया था, लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, जाकर लोगों से माफी भी मांग रहे थे। सारी चीजें उन्होंने जब तक अनाउंस नहीं हुआ आशुतोष तिवारी का नाम, तो उससे पहले उन्होंने सब कर लिया। लेकिन अब क्योंकि पार्टी की तरफ से फाइनल हो चुका है, नाम वापस लिया भी नहीं जाएगा आशुतोष तिवारी का, अब क्या ऑन ग्राउंड नरोत्तम मिश्रा सच में आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार के लिए जाएंगे? वो कह तो रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं से जब आपने उस दिन बात की थी 2 दिन पहले, तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार करने नहीं जाएंगे, ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे। तो क्या अपने कार्यकर्ताओं को समझाने में नरोत्तम मिश्रा सफल रहेंगे? देखिए, राजनीति के यही मोड़ होते हैं जिसे समझाना और समझना बेहद मुश्किल होता है। नरोत्तम मिश्रा ने तो साफ कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अंतिम समय तक पार्टी के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा, जीऊंगा मरूंगा भी पार्टी के लिए। लेकिन महज 48 घंटे पहले उनके फोन स्विच ऑफ करते ही उनके तमाम समर्थक रोड जाम कर देते हैं। 12 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है एक बीजेपी कार्यालय पर, जिसे मंदिर अमूमन वो लोग कहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उस पर कब्जा कर लिया जाता है। 12 से 24 घंटे तक ये तनावपूर्ण स्थिति रहती है। फिर जब नरोत्तम मिश्रा का बयान आता है उसके बाद स्थिति शांत होती है। इंडिया टीवी लगातार बात भी करती है समर्थकों से कि अगर खुद नरोत्तम मिश्रा आपसे आकर कहेंगे कि आशुतोष को तिवारी को वोट देना है तो क्या आप वोट देंगे? आपने खुद देखा, हमने दिखाया भी कि तमाम समर्थकों ने कहा, चाहे दादा यानी नरोत्तम मिश्रा कहें या पार्टी कहे, हमारे लिए पार्टी सिर्फ नरोत्तम मिश्रा है, दादा नरोत्तम मिश्रा, हम वोट नहीं देंगे। लेकिन बीते 2 दिनों में जो जिस तरीके से समीकरण चेंज हुए हैं, बीते 2 दिनों में जिस तरीके से समीकरण बदले हैं और जिस तरीके से आज बीजेपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन वहां पर दतिया में हुआ है, देखना होगा कि इस बार बाजी कौन मारता है, कि कांग्रेस रिपीट करेगी या फिर इस बार आशुतोष तिवारी वहां से चुनाव जीते। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं बिहार के बांकीपुर की बात करते हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी वहां पर मौजूद रहे। नीरज कुमार सिन्हा ने नामांकन से पहले पार्टी दफ्तर से नामांकन रैली निकाली और इस रैली के जरिए बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी
के सांसद रविशंकर प्रसाद और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर सीट के लिए पहले बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बाद में पार्टी ने उनकी जगह नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतार दिया। बांकीपुर में नामांकन के दौरान बीजेपी और पीके के समर्थक आमने सामने आ गए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन कराने जा रहे बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के समर्थक सड़क पर आमने सामने आए। दोनों पक्षों ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर तनाव की स्थिति जरूर पैदा होगी। हालांकि पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हालात को नियंत्रित किया गया, जिसके बाद दोनों पक्ष अपने अपने नामांकन कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़े। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता हमारे काम की बदौलत बीजेपी कैंडिडेट नीरज कुमार को भारी मतों से जीत दिलाएगी। तो विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि बांकीपुर में कोई विपक्षी दूर तक नजर नहीं आ रहा। जनता का आशीर्वाद, प्यार, जिनको समर्थन मिलेगा वही विधानसभा में जीतते जाएंगे। और 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया है और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया है, इस काम के बदौलत जनता का आशीर्वाद, प्यार एनडीए के उम्मीदवार को मिलेगा, नीरज कुमार जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा और वो विजय होंगे, विधानसभा में जीत के जाएंगे। विपक्ष के लोग तो हमेशा दावा करते हैं और विधानसभा के चुनाव से पहले भी दावा करते थे। तो विधानसभा के चुनाव से पहले जब दावा करते थे तो एनडीए के पक्ष में 202 विधायक जीत करके एनडीए के आए और विपक्ष का सफाया हो गया। अगर एक विधायक आरजेडी को कम मिलता तो विरोधी दल का नेता भी नहीं बन पाते। तो आप सोच लीजिए कि बिहार की जनता का आशीर्वाद, प्यार और उनका समर्थन एनडीए को है और एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में सब लोग मतदान। बांकीपुर उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से अपना पर्चा भर दिया। इससे पहले उन्होंने रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पहला चुनाव भी उनका बांकीपुर से होगा। बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीना मानवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज नामांकन करने के बाद पुलिस ने उन्हें एक पुरानी धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आज ही उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पर्चा भरने के बाद पकड़ लिया। वहीं अपने उम्मीदवार की गिरफ्तारी को तेज प्रताप यादव ने सरकार की साजिश बताया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी पार्टी की प्रत्याशी वीना मानवी के खिलाफ षड्यंत्र करके नामांकन के दिन उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि वीना मानवी को झूठे मामले में फंसाने और उनकी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। साजिश है, जो सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आदि आबादी की बात कर रही थी और ये हमारा कैंडिडेट जो वीना मानवी जी है बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ सब इनका लोकप्रियता भी है और अपनी पार्टी जेजेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट हुई है। तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, ये षड्यंत्र ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। हम भी चुनौती दे देते हैं। हम अभी दिल्ली में हैं, अभी हम बिहार आ रहे हैं। हम बिहार आएंगे, उसके बाद हम सरकार का घेराव करने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से प्रताड़ना दिया जा रहा है और मुकदमा किया गया या क्या किया गया, गिरफ्तारी वारंट आज के दिन क्यों निकाला गया भाई? आज वो नॉमिनेशन दे रही है और आज के दिन आप गिरफ्तार करोगे, गिरफ्तारी वारंट निकालने का आप लोगों ने काम किया है, बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और इससे सरकार, बांकीपुर की पूरी जनता सब चीज़ देख रही है कि किस तरीके से एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है और महिला के साथ जब अन्याय होता है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। अब बिहार आते आते सुदर्शन चक्र मेरा चलेगा, पूरी बिहार की जनता देखेगी। बात अब अमेरिका ईरान युद्ध की करते हैं। अमेरिकी सेना ने एक दिन में ईरान के 12 से ज्यादा शहरों में बमबारी की है।
खोंदाव, केशव आइलैंड, सिरिक आइलैंड, बुशर, बंदर अब्बास और चाबहार समेत दर्जन भर से ज्यादा शहरों पर अटैक किया है। यह हमला पिछले 7 दिन से चल रहा है। इन 7 दिनों में अमेरिकी फौज ने ईरान में करीब 350 टारगेट को हिट किया है। अमेरिकी सेना ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, सर्विलांस रडार, मिसाइल और ड्रोन साइट समेत तमाम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। तो उधर ईरान भी अमेरिका पर भयंकर पलटवार कर रहा है। ईरान ने आज फिर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को धुआं कर दिया। ईरान ने कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और ओमान पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। हालांकि इन सभी देशों ने ईरान के हमले की निंदा की है। तो वहीं ईरान ये कह रहा है कि वो सिर्फ अमेरिकी बेसिस को टारगेट कर रहा है। इन्हीं बेसिस से उस पर अटैक हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध विध्वंसक हो गया। ईरान ने 6 देशों में तबाही मचाई। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर आग लगा दी। हॉर्मुज में जहाज फिर जलने लगे, आवाजाही बंद हो गई। अमेरिका ने युद्ध का राउंड 3 क्यों स्टार्ट कर दिया? ईरान ने पड़ोसी देशों में बैलिस्टिक मिसाइलें मारनी क्यों शुरू कर दी? हॉर्मुज बंद, खाड़ी देशों में बमबारी, अब क्या होगा? ईरान ने हॉर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर अचानक हमला कर दिया। आईआरजीसी की नेवी ने क्रूज मिसाइल से साइप्रस के जहाज को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल जैसे ही जहाज से टकराई, जहाज के इंजन में आग लग गई। इंजन को भारी नुकसान पहुंचा। MV GFX गैलेक्सी नाम के इस जहाज पर 11 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। 10 को बचा लिया गया, 1 क्रू मेंबर लापता है। अब समझिए ईरान ने साइप्रस के कमर्शियल जहाज पर हमला क्यों किया। साइप्रस का जहाज हॉर्मुज के साउदर्न रूट पर जा रहा था। यह रूट ओमान के किनारे किनारे अरब सागर तक जाता है। ईरान ने जहाज को कई बार चेतावनी दी। जहाज ने अपने ट्रांसपॉन्डर और लाइट बंद कर दी। ईरान चाहता था जहाज अपना रास्ता बदलकर साउदर्न रूट से नॉर्दर्न रूट पर आ जाए, जो ईरान के किनारे वाले समंदर से जाता है। ईरान के बार बार चेतावनी दिए जाने पर भी साइप्रस के जहाज ने जब रास्ता नहीं बदला तो आईआरजीसी के नेवल क्रूज मिसाइल ने हमला कर दिया। जैसे ही हमले की सूचना अमेरिका को मिली, सेटकॉम को फौरन एक्शन में आने का आदेश पेंटागन से मिला। इसके बाद अमेरिका ने बर्क क्लास डिस्ट्रॉयर से क्रूज मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। हॉर्मुज के आसपास जो ईरान का बिल्टअप है, उसे तबाह करना शुरू कर दिया। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के साथ F-18 सुपर हॉर्नेट और F-35C स्टील्थ विमानों से भी अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने एक ही रात में ईरान के 140 ठिकानों पर भीषण हमला किया। अमेरिका ने 2 दिन पहले ईरान के 80 ठिकानों में तबाही मचाई थी। एक दिन पहले ईरान के 90 टारगेट पर अमेरिका ने मार मारी थी। 3 दिन में अमेरिका ने ईरान के 310 ठिकानों को टारगेट किया।
अब जान लीजिए अमेरिका ने ईरान के किन किन शहरों में इस बार तबाही मचाई है। बुशर, जहां ईरान का इकलौता एक्टिव परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यहां दयायर पोर्ट और समंदर किनारे सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका ने भारी बमबारी की। बंदर अब्बास के मुख्य नेवी बेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिका ने शिराज के हवाई अड्डे पर भारी बमबारी की। सटीक निशाने पर की गई बमबारी में एयरपोर्ट, विमान हैंगर और फाइटर जेट्स को तबाह करने का दावा अमेरिका ने किया है। मशहद में भी अमेरिका ने तबाही मचाई है और यहीं अली खामनेई को दफनाया गया है। असालुए शहर में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भीषण बमबारी की है। हॉर्मुज के पास सिरिक और केशम द्वीप पर लगातार तीसरे राउंड के अटैक में जमकर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान के करमनशाह सिटी में भी अमेरिका ने भारी बमबारी की है। यहां ईरान के संचार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। सेंटकॉम का दावा है कि इन हमले में ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स और टेली कम्युनिकेशन टावरों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल, स्टोर डिपो, मिलिट्री बेस पर भी अमेरिका ने तबाही मचाने का दावा किया है। ईरान के रेगिस्तान में बना कंगन हाईवे है। इस हाईवे पर भी अमेरिका ने क्रूज मिसाइल से हमले किए हैं। यहां से धुआं उठ रहा है। कंगन हाईवे ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। यहां हिल टॉप पर ईरान के राडार और एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं जो ऊर्जा कॉरिडोर को दुश्मन के अटैक से बचाते हैं। अमेरिका ने इन्हें भी उड़ाने का दावा किया। इसके अलावा फारस की खाड़ी के किनारे जहां जहां सर्विलांस रडार और मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उन्हें अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने टारगेट किया। युद्ध के दूसरे राउंड के तीसरे दिन ईरान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उनके नेवी ऑफिसर हामिद रेजा देघान को जान से हाथ धोना पड़ा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका की दखलंदाजी खत्म नहीं हो जाती। अब ईरान एक भी जहाज को हॉर्मुज से जाने नहीं देगा। जो जहाज निकालने की कोशिश करेगा उसे ईरान की मिसाइल और ड्रोन निशाना बनाएंगे। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य इब्राहिम रईसी ने कहा, हॉर्मुज पर ईरान की ताकत के बल पर कब्जा किया है, आगे भी ताकत के दम पर ही से चलाएंगे। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने यहां एक नहीं दो कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने एक बार फिर से ईरान पर हमले किए हैं। हाल के दिनों में ये तीसरी बार है जब अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर तमाम ठिकानों को निशाना बनाया। साफ है कि युद्ध खत्म करने के लिए हुई अंतिम डील पर अब खतरे के बादल गहरा रहे हैं। ताज़ा हमले की शुरुआत तब हुई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कंटेनर शिप को निशाना बनाया। इसके बाद जहाज में आग लग गई और सारे क्रू मेंबर्स ने जहाज छोड़ दिया। कंटेनर शिप डूब गया, जिसके बाद अमेरिका ने तुरंत ईरान में 140 ठिकानों पर हवाई हमले किए। पिछले 3 दिनों के संघर्ष में अमेरिका का यह सबसे बड़ा हमला था। हॉर्मुज बंद होने से एक बार फिर एशिया समेत पूरे दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है। एलएनजी की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। दुनिया का 20% तेल और एलएनजी यहां से होकर गुजरती है। भारत और चीन का सबसे ज्यादा तेल और गैस हॉर्मुज से होकर निकलता है। ईरान का दावा है कि ट्रंप चाहे जितना जोर लगा लें, हॉर्मुज में होगा वही जो ईरान चाहेगा। उसकी मर्जी के बिना एक भी जहाज नहीं निकल पाएगा। ईरान की इस जिद से खाड़ी देशों में गुस्सा है।
ज्यादातर खाड़ी देश और अमेरिका चाहते हैं कि हॉर्मुज उसी तरह फ्री हो जैसे युद्ध से पहले था। ईरान की वार्ताकार टीम के हेड और स्पीकर कालिबफ ने हॉर्मुज में हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। कालिबफ के मुताबिक अमेरिका MOU के आर्टिकल 5 का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें लिखा है हॉर्मुज का फैसला ईरान ही करेगा। बीते दिन में अमेरिका यहां हमले कर रहा है और एक वैकल्पिक रास्ता बनाकर ईरान के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज पर बढ़ते तनाव से परेशान खाड़ी देशों ने भी ईरान के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है। मिसाइल का बदला मिसाइल से लेने की तैयारी कर ली है। बहरीन ने हिमार्स रॉकेट से ईरान पर हमले किए। साउथ ईरान में ये रॉकेट गिरे जहां से ईरान हॉर्मुज में चलने वाले जहाजों को निशाना बनाता है। हिमार्स बैलिस्टिक मिसाइल जो बहरीन में अमेरिकी बेस से ईरान पर दागी गई, उनमें बड़ी तबाही हुई है। हिमार्स बैलिस्टिक मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज तक जाती है। नई प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ ये 500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी तबाह कर सकती है। सबसे बड़ी बात ये 45 सेकंड से कम टाइम पर ही दागी जा सकती है। हिमार्स मिसाइलें GPS गाइडेड होती है। ये अत्यधिक सटीकता के साथ पहले ही शॉट में दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार और गोला बारूद के डिपो को तबाह कर देती है। ईरान ने अमेरिका की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल टॉमहॉक को मार गिराने का दावा किया है। मिसाइल के टुकड़ों की तस्वीरें ईरान ने जारी की है। ये टुकड़े पश्चिमी ईरान में मिले हैं। अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। इसे एयर, समंदर और आसमान तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। अरब सागर में अमेरिका के जो 20 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं, फिलहाल ज्यादातर टॉमहॉक मिसाइलें उन्हीं से फायर की जा रही हैं। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह 1300 से 2500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। यह दुश्मन पर 880 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमले करती है। यह सिर्फ 30 से 50 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से रडार को चकमा देने में सक्षम है। टॉमहॉक अपने टारगेट को खोजने में क्विंटुपल गाइडेंस का इस्तेमाल करती है, जिससे इसकी सटीकता बहुत बढ़ जाती है। ये GPS और INS दोनों नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ती है। इसमें 450 किलो का वॉरहेड लगा होता है, जो बहुत ज्यादा विध्वंसक है। ईरान का बदला, तबाही ही तबाही। ईरान ने मिडिल ईस्ट जलाना शुरू कर दिया। ईरान ने 6 देशों पर हमले बहुत तेज कर दिए। बदले की आग में झुलस रहे मुस्तबा ने उन देशों को जो अमेरिका के करीबी हैं, उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। इनमें बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में हमले बहुत बढ़ा दिए हैं। अमेरिका जब जब ईरान पर हमले करता है और ईरान बहरीन पर सबसे तगड़ा पलटवार करता है। ईरान ने इस बार भी बहरीन पर ही सबसे ज्यादा मिसाइलें मारी। बहरीन के आसमान पर ईरानी मिसाइलें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस से धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। यह मिसाइल 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर गिरी। ईरान ने दावा किया कि उसने ड्रोन अटैक में अमेरिका के सैन्य अड्डे, कम्युनिकेशन सिस्टम और ईंधन डिपो को निशाना बनाया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। बहरीन में ईरान ने ड्रोन हमलों की दूसरी वेव भी शुरू कर दी है। बहरीन ने ईरान पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि बहरीन के एयर डिफेंस ने ज्यादातर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर लिया, जिससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बहरीन ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। ईरान जिस ओमान को हॉर्मुज में पार्टनर बनाना चाहता है, उसी पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है।
ओमान के दुक्म पोर्ट पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए हैं। दरअसल यही वो पोर्ट है जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता है। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और सैन्य जहाजों को यहीं से लॉजिस्टिक और रिफ्यूलिंग सपोर्ट मिलता है। ईरान का दावा है कि उसने सटीक हमलों से अमेरिका के लॉजिस्टिक सपोर्ट हब को तबाह कर दिया। ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान का दावा है कि उसने यहां अमेरिका के प्लेन मेंटेनेंस सेंटर को तबाह कर दिया। इसके अलावा कमांड और कंट्रोल सेंटर पर भी हमले किए हैं। कतर का दावा है कि उसने ईरान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। उसके टुकड़े गिरने से 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हमला करने का दावा किया। यहां एक हथियार डिपो और रडार साइट पर ड्रोन अटैक किए हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिका करता है। जॉर्डन में लगातार दूसरे दिन ईरान ने हमला किया है। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने वहां एक कमांड और कंट्रोल सेंटर को उड़ाने का दावा किया है। इसके अलावा MQ-9 रीपर ड्रोन के हैंगर को भी निशाना बनाया। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर की भी तैनाती है, जो अमेरिकी सैनिकों को रसद और सप्लाई पहुंचाता है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर हमले किए। ताजा संघर्ष से उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान युद्ध रोकने के लिए किसी स्थायी संधि के लिए तैयार हो जाएंगे। ताजा संघर्ष की जड़ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसके रास्ते दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान अड़ा हुआ है कि हॉर्मुज उसी के नियंत्रण में होगा और यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को उसे चार्ज देना पड़ेगा। ईरान की जिद से दुनिया को झटका लगा है, क्योंकि अब तक हॉर्मुज स्ट्रेट की आवाजाही मुफ्त थी, जबकि स्ट्रेट तक ईरान और ओमान की समुद्री सीमा के अंदर पड़ती है। ईरान ने उन मिसाइलों के वीडियो जारी किए जिनसे अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। इन मिसाइलों पर अली खामनेई का पोस्टर लगा हुआ है और फारसी में संदेश लिखे हुए हैं। इन मिसाइलों में ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल खैबर शैकन भी है। ईरान ने रास्ता बदलते हुए चलने वाली इमाद मिसाइल से भी हमले किए हैं। ये 1700 किलोमीटर दूर तक मार कर तबाही मचा सकती है। हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाली इमाद मिसाइल 750 किलो का विस्फोटक जहां भी गिराती है, वहां बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो जाती हैं।